कल हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे थे और हमने देखा था कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, कहाँ पे? अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको डिनोट कैसे किया जाता है? जी से। और इस जी की वैल्यू आई थी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमको मिला था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगभग में हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक। फिर हमने देखा था कि अगर हम h हाइट ऊपर जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेक करें, जिसमें h बहुत बहुत छोटा हो, किससे? आर ई से। आर ई का मतलब तो 6400 किलोमीटर ना होता है, तो हम 10, 20, 30, 50, 100 किलोमीटर भी ऊपर जाएंगे ना, तो 100 किलोमीटर भी 6400 के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो गया कि नहीं? अरे बोलिए ना, बहुत कम हो गया, 64 गुना कम हो गया। सही बोला क्या मैंने? हाँ ठीक है। 100 किलोमीटर भी लगभग 64 गुना कम हो गया, काफी कम हो गया। तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोगों ने डिनोट किया था, आपको याद है कैसे? जी डैश से। और बाबू जी डैश की वैल्यू आई थी जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन कितना? आर ई। प्रूफ तो किया था हम लोगों ने, लेकिन रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक और बात है, ये हम सिर्फ तभी यूज करेंगे, ये हम सिर्फ तभी यूज करेंगे जब h बहुत बहुत छोटा हो आर ई से। अब अगर मान लो तुमसे बोले कि यहाँ से 10,000 किलोमीटर ऊपर बताइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो 10,000 किलोमीटर क्या आर ई से बहुत बहुत छोटा है? छोटा क्या, वो तो बड़ा हो गया। इवन 10,000 नहीं जाओ तुम, 3,000 4,000 किलोमीटर भी ऊपर जाओगे, 1,000 किलोमीटर भी ऊपर जाओगे, तो आर ई का रेस्पेक्ट में बहुत छोटा तो नहीं ना हुआ है। तो उस केस में ना बाबू हम इस पर फोर्स निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा के? जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर करके, और फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है कि अगर हम सरफेस से डी डेप्थ नीचे जाएं, मैंने हमने मान लो कि बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया, अरे बोलो, मान लो कि एकदम सेंटर तक हमने गड्ढा कर दिया है, और डी डेप्थ नीचे जाकर हम किसी चीज को छोड़ रहे हैं, तो वो भी तो सेंटर की तरफ जाएगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमको जानना है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ये स्फीयर हम क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि बाबू अगर हमको ये पता करना है कि पूरा का पूरा अर्थ इस मास पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसके लिए अर्थ का सिर्फ इतना सा मास ही ना रेस्पॉन्सिबल होगा। अरे कल ही तो देख रहे थे भाई, हैं? अगर हम एक स्फीयर छोटा सा यहाँ कंसीडर करें, कि यहाँ कंसीडर करें, यहाँ करें, तो इन सारे स्फीयर्स के लिए आउटसाइड पॉइंट है, ये सब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर एक स्फीयर हम लोगों ने यहाँ कंसीडर कर लिया, तो इसकी वजह से यहाँ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो मिला जुला के सेंटर पर बस इतना ही दूर का ना मास डालना होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है? बोलिए क्या किया है? एक स्फीयर अज्यूम कर लिया है, और हम इसी के मास को उठा के डालने वाले हैं कहाँ? सेंटर पे। और चलिए हम इसके मास को कैपिटल M मान लें। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि चूंकि यहाँ मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की जगह m ही ना लेंगे, अर्थ का पूरा मास जो है वो कितना है? नहीं, अर्थ का पूरा मास कितना है? m ही है। m तो सिर्फ इस पोर्शन का ना मास है। हाँ, तो हम अर्थ के लिए हो गया, आप लोग आ चुके हैं। सुनिए, क्या बोल रहा था मैं? अर्थ के लिए मास होगा m ई, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब, इतना हो जाएगा। चलिए, लेकिन हमको तो मास सिर्फ इस हिस्से का ना निकालना है जा। तो बताओ, याद करो, मास निकालने के लिए लैम्डा में, अरे लैम्डा में लेंथ से, यानी मास पर यूनिट लेंथ में लेंथ से, सिग्मा में एरिया से, और रो में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको चूंकि इस हिस्से का मास निकालना है, यानी कि हमको m की वैल्यू निकालनी है, तो हम रो में मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 पाई, और इसका रेडियस कितना होगा? 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा ढंग से देखेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आर ई है, और ये कितना है? डी है। तो ये जो डिस्टेंस होगा
वो आर ई माइनस डी ही ना होगा। ठीक है बाबू, तो 4/3 पाई बताइए आर ई माइनस डी का होल क्यूब हो जाएगा। चलिए अब रो की जगह पे वैल्यूज पुट की जाए। एम ई डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर ई का क्यूब, अरे बोलो, और इंटू हो जाएगा 4/3 पाई और फिर आर ई माइनस डी का होल क्यूब, इतना हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको m मिला कितना बताइए। हाँ m ही मिला और ये मिला आर ई माइनस डी का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई आर ई का क्यूब। अब करना ये है कि इस पूरे m मास को उठा के हम कहाँ डाल देंगे, सेंटर पे। तो बताइए अगर ये पूरा का पूरा m मास सेंटर पे चला गया तो ये इस स्मॉल m मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव नेचर का अपनी तरफ ही ना लगाएगा। अब मान लिया जाए कि ये फोर्स कितना है, F है, तो हम ये F कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला है G m1m2/r²। G तो खैर G है, m1 की जगह पे हम इसी का नमाज लेंगे जिसको हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है। अरे बोलिए ना, समझिए एक पॉइंट मास कैपिटल M है जो इतने डिस्टेंस पर पड़े हुए स्मॉल m मास पे फोर्स लगा रहा है, तो m1 की जगह पे कैपिटल M, m2 की जगह पे स्मॉल m और डिवाइडेड बाई r²। इसके और इसके बीच का सेपरेशन कितना होगा, आर ई माइनस डी होगा और फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल M की वैल्यू पुट की जाए तो बताइए G तो G है, कैपिटल M की जगह पे क्या लिखेंगे, एम ई इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई में आर ई का क्यूब है ना, और बगल में काहे मतलब क्या है, दे दो आज शाम में मैं चाय पी लूंगा जाके कहीं। हैं उतना चिल्लर से मोमो कहाँ से मिलेगा। खैर छोड़ो हटाओ, जी हो गया, ये एम हो गया, ये एम हो गया, अरे बोलो। हाँ और नीचे में क्या है, आर ई माइनस डी का, अरे तुमको समझ में ये क्या क्या लिख दिया गया। ठीक है समझा देता हूँ। जी तो जी है, जी क्या है, जी है, और ये जो कैपिटल एम है उसकी जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है। कैपिटल एम की जगह देखो मैंने पुट किया है एम ई इंटू कितना है, आर ई माइनस डी का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई आर क्यूब है। ये पूरा लिखा हुआ है कैपिटल एम की जगह पे ये, तो बगलवा में ये जो एम है उसको तो लिखना पड़ेगा ना, और नीचे में ये जो आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब बहुत प्यार से आप इस आर ई माइनस डी के होल स्क्वायर को काट दीजिए तो ऊपर में बस एक ही बचेगा आर ई माइनस डी। अब देखो हमको यहां भी क्रिएट करना है वो जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। आपको याद है, याद है आपको कि जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को ही हम लोगों ने स्मॉल जी कहा था, तो वो तो यहां सीधा सीधा हमको दिख रहा है। बोलिए क्या दिख रहा है बताइए ना। ये हो जाएगा आपका जी हो जाएगा और उसके बाद एम ई डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ आर ई का स्क्वायर बना ले तो एक आर ई तो बच ना जाएगा, तो उस आर ई को तुम इसके नीचे दे दो, तो ये हो जाएगा आपका आर ई माइनस डी और डिवाइडेड बाई क्या, अरे मिला जुला के फिर ये आर ई का क्यूब नहीं बन जाएगा क्या। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ बगल में एक एम भी है, तो ये एम इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम फोर्स निकाल रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन हमको तो निकालना एक्सेलरेशन ना है, तो यहाँ के भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग डिनोट कैसे कर लेते हैं, जी डैश से, क्योंकि जी से डिनोट किया जाता है कहाँ का, सरफेस का। ठीक है, तो बताइए अगर आपको जी डैश निकालना है का मतलब क्या हुआ, आपको फोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मास से। एक्चुअली हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस इसको मास से डिवाइड करिए, मास का मतलब स्मॉल एम ना, तो m से डिवाइड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और क्या, बाकी सब तो ऐसा ही रहेगा। तो बताओ f इज सॉरी f थोड़े g डैश इज इक्वल टू कितना, सबसे पहले इसकी जगह पे हम लिखेंगे स्मॉल g, और बाबू m तो खत्म हो गया है ना, आर ई को अगर इससे डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, माइनस इसे डिवाइड करोगे तो d अपन क्या मिलेगा, आर ई मिलेगा। ये समझ में आया, ऐसा हो गया, इसमें कहीं कुछ नेगलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहां पर वो कंडीशन भी नहीं आएगा जिसमें हमको मजबूरी में इसे डी को आर ई के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा लेना है।
इस पूरे डेरिवेशन में कहीं भी हमको कुछ नेगलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसका मतलब ये जो डी है ना, वो 10 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, चाहे 2000 किलोमीटर हो, चाहे 4000 किलोमीटर हो, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या, ये दोबारा समझना है आपको? हाथ उठाइए। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर ये अर्थ है, बोलिए, तो अर्थ के सरफेस पे अगर आपको देखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है? जी से। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, वही 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ से अगर तुम एच हाइट ऊपर चले जाते हो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर जी डैश से डिनोट करोगे तो वो होता है जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई ना। अच्छा, वही एच हाइट नीचे जाते हो, हालांकि डी डेप्थ नीचे हम लोग गए थे, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी के लिए एच ऊपर गए हैं तो एच नीचे भी आते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लिखिएगा वो होगा जी इंटू 1 माइनस एच अपन आर ई। तो याद रखना भी आपके लिए आसान है, यहाँ पे है 1 माइनस एच अपन आर ई और यहाँ पे है 1 माइनस 2h अपन आर ई। बोलिए, हाँ ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है कि ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब ये h बहुत बहुत छोटा रहे, किससे? आर ई से। ये हम हमेशा यूज कर सकते हैं। नीचे जाओगे ना तो उसके लिए h का बहुत बहुत छोटा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके डेरिवेशन में इसको बहुत छोटा माना गया था। आपको याद है वो बाइनोमियल थियरम वाला कॉन्सेप्ट जो लास्ट में हमने देखा था? तो उसमें हमको इस h को बहुत छोटा मानना पड़ा था, तब जाके ये आया था। तब जाके आपको याद आ रहा होगा कि ये जो पावर -2 था वो यहाँ आ गया था ना बाबू। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ है? अच्छा मैं बताता हूँ, रुकिए। एक काम करिए ना, आप इस जी को अंदर भेजिए, तो ये बन जाएगा जी माइनस 2gh अपॉन कितना? आर ई। जा, जी को अंदर भेजोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर जी बनेगा, माइनस, और फिर जी बीच में ले जाओ तो 2gh अपन आर ई नहीं होगा क्या? यहाँ बताओ, इस जी को अंदर भेजो तो जी माइनस gh अपन आर ई नहीं हो जाएगा? अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये जो वैल्यू है वो जी से ज्यादा है, कम है कि बराबर है? कम है, जी में से कुछ घटाया गया है, यहाँ पर भी जी में से कुछ घटाया गया। अरे बोलिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होता है? अभी हम लोग सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी महसूस कर रहे हैं। अगर हम ऊपर भी जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, नीचे भी जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। क्लियर है? कहाँ ज्यादा कम हो जाएगा? एच हाइट जस्ट ऊपर जाना है, एच हाइट जस्ट नीचे जाना है, तो ऊपर में थोड़ा ज्यादा ही कम हो जाएगा, डबल कम हो रहा है, नीचे में थोड़ा। तो सेम हाइट ऊपर और सेम हाइट नीचे जाओगे ना तो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। अरे घटने वाली चीज कम है तो ओवरऑल ये क्या है? ये ज्यादा है। और ये ओवरऑल क्या है? क्यों कम है? क्यों घटने वाली चीज ज्यादा है। जिसको घटा रहे हो अगर वो ज्यादा है तो कम ना हो जाएगा? अरे बोलिए ना। तो अभी एक शॉर्ट वीडियो मैंने कभी देखा था इधर हाल फिलहाल में ही, जिसमें एम्स के जो नीट के जो टॉपर्स हैं ना, 2-3 साल के टॉपर्स हैं, तो सब एक ही जगह जाते हैं ना, दिल्ली में। अरे दिल्ली एम्स में जाते हैं सब। तो उनको क्या ना कि बैठा के और एक आदमी पूछ रहा था कि देखते हैं ये जो टॉपर्स हैं आज तक उनको सारा कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं। और जो शोएब कौन था अभी, जो शोएब अख्तर, महात्मा आदमी है ये। अरे वो जो शोएब था जो AIR-1 लेके आया था लास्ट ईयर, वो भी था और 2-4 को टॉपर सब था। तो उनसे यही सवाल पूछ रहा था कि बताइए अगर हम धरती के सरफेस से एच हाइट ऊपर जाएं, एच हाइट नीचे जाएं, तो कहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा? कहाँ ज्यादा होगा? एच हाइट नीचे जाओगे तो ज्यादा होगा, ऊपर जाओगे तो कम होगा। तो हालांकि उन्होंने बताया भी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है, बात करें। अच्छा, वही बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है? सरफेस ऑफ अर्थ पे। इट डिक्रीजेस एज हाइट और क्या? डेप्थ बोथ इंक्रीजेस। हाइट भी बढ़ाइएगा तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, डेप्थ भी बढ़ाइएगा तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, सुनिए, किसी भी सिस्टम ऑफ मास को कंस्ट्रक्ट करने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। क्योंकि बाबू वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी। बोलिए ना। तो हम किसी सिस्टम को बनाने में जितना वर्क करेंगे, इसका मतलब हम अपनी एनर्जी को लूज ना कर रहे हैं, तो वो उस सिस्टम के अंदर चला जाएगा।
तो वो किस रूप में उसको स्टोर कर लेता है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन में जो मासेस होंगी, जैसे मान लीजिए एक मास है m1, दूसरा मास कौन है? m2। अभी फिलहाल उनके बीच का सेपरेशन कितना है? इनफाइनाइट। यानी अभी हमने कोई सिस्टम बनाया नहीं है। दो मास अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो उसको हम सिस्टम थोड़े बोलेंगे। मतलब इसको ना उससे कोई मतलब है, ना इसको इससे कोई मतलब है, तो क्या ये किसी सिस्टम का हिस्सा है? अब हम क्या करेंगे ना, इसको उठा के ले जाएंगे इधर, इसको उठा के ले आएंगे इधर, समझ रहे हो? और दोनों को ले आके ना किसी r डिस्टेंस पे, m1 और m2 को ले आके किसी r डिस्टेंस पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। यहाँ कांटी ठोक देंगे, फिर ऐसा ठोक देंगे। ठीक है, अब आप बताइए कि इस सिस्टम को बनाने में मुझको वर्क करना पड़ा होगा कि नहीं? मासेस को लाने के लिए मुझको फोर्स लगाना पड़ा होगा, फोर्स लगाना पड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ा होगा, तो वर्क करना पड़ा होगा। तो जितना वर्क मैं करूंगा वो वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। एक बात और, सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के दौरान इस बात का ख्याल रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। यानी इनिशियली अगर ये दोनों कैसा है? रेस्ट में है, ये बाबू, तो ये फाइनली भी आके रेस्ट में हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया ना, तब तो तुम्हारे द्वारा किए गए वर्क का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में और कुछ हिस्सा काइनेटिक में भी कन्वर्ट होगा। लेकिन हमको तो पोटेंशियल एनर्जी ना डिफाइन करना है, तो हम कोशिश करेंगे काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हो ही नहीं। इसका मतलब हम जो भी वर्क करेंगे सारा का सारा वर्क, अगर काइनेटिक में बदलाव नहीं हुआ है तो सारा का सारा वर्क पोटेंशियल में ही ना स्टोर होगा। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ लेते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ मासेस। अगर आप मासेस का एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मे बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हम लोग जो वर्क करेंगे वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा टू असेंबल दैट सिस्टम। असेंबल का मतलब क्या हुआ? बनाने में, जोड़ने में, सजाने में। हाँ, बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम कहाँ? इनफाइनाइट सेपरेशन। उनको इनफाइनाइट सेपरेशन से लाना है और विदाउट चेंजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? चलिए, नोट ये है कि मैंने आपसे देखिए कहा था पोटेंशियल एनर्जी जिस समय हमने पहली बार पढ़ा था, उस समय मैंने कहा था कि हम किसी भी जगह की पोटेंशियल एनर्जी को अपने कन्वीनियंस के अनुसार क्या मान सकते हैं? जहां का मन करे वहां का हम जीरो मान सकते हैं। तो जनरली पता है कहां का जीरो माना जाता है? अभी चार्ज कहां से आया पता है ना तुमको? आ गया एक गलती से, मतलब ये सब फिर पढ़ना है उधर। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, जनरली कहां का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मानते हैं? जब दो मासेस के बीच का सेपरेशन कितना हो? कहां गया? हाँ, मासेस के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो। अब मासेस के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा ना, तो हम ये मान के चलेंगे दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, देख लीजिए, सब लिखा है ना किताब में। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू मासेस। तो मान लिया जाए कि एक मास है m1, दूसरा मास कौन सा है? अरे बोलो, m2 है। बीच का सेपरेशन कितना है? तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद करिए, हालांकि प्रूफ दिया हुआ है उसमें। बोलिए ना, वर्क का प्रूफ दिया हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मन करेगा तो आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला होगा माइनस, सुन रहे हो, माइनस G(m1 m2) डिवाइडेड बाई R। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G(m1 m2) डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। G(m1 m2) डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बस R स्क्वायर का स्क्वायर गायब कर देना और सामने में क्या लगा देना? माइनस लगा देना। तो फोर्स का ये फॉर्मूला बदल जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में। बोलो, याद हो गया? पूछू किसी से भी? सब लोग तैयार है? तुम बताओ। हाँ, तुम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m1 और m2 मास है, बीच का सेपरेशन R है। G(m1 m2) अपॉन G(m1 m2) अपॉन R स्क्वायर होता है। लक्षण तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है, तुम बताओगे सबसे लास्ट में। हाँ,
नक्षत्र। ठीक है बैठो। दो मास है M1 और क्या, बीच का सेपरेशन R, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस G M1 M2 बाई R होता है। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए तीन मासेस हैं M1 M2 और M3। ठीक है, तीन मासेस हैं M1 M2 और क्या M3। बीच का सेपरेशन है M1 और M2 के बीच में R3 है, M2 और M3 के बीच में R1 है, सिमिलरली R2 भी है ना। बोल रहे हैं कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो बाबू बहुत आसान काम है, आप ढूंढिएगा कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, टोटल कितना जोड़ा बन रहा है, कितना जोड़ा बन रहा है, 3 जोड़ा बन रहा है क्या। पहला कौन सा है, ये है, दूसरा कौन सा है, ये है, और तीसरा कौन सा है। बस तीनों की पोटेंशियल एनर्जी को पकड़ पकड़ के लिख दीजिएगा, वही होगा सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखा जाए टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है। ठीक, बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस G M1 M2 बाई R3। समझ में आ रही है। अब इसे आसान और क्या हो सकता है, बताओ इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस G M2 M3 डिवाइडेड बाई, और बताओ इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो माइनस G M1 M3 डिवाइडेड बाई क्या R2 नहीं हो जाएगा क्या। यही तो है, दोबारा समझना है क्या, लानत है अगर दोबारा समझना है तो। आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ पेयर ढूंढेंगे। अब पिछले बार 3 मास था तो 3 पेयर था, 4 मास है तो 4 पेयर होगा। 4 नहीं होगा क्या, 6 पेयर होगा। कौन बोल रहा है 6 पेयर होगा, तुम बोल रहा है क्या, ऐसा तुम बोल रहा है 6 पेयर है। अच्छा हाथ गिराओ, मैं काउंट करता हूँ। जब सामने पड़ा हुआ है तो फिर देख लेना ही ठीक रहेगा। ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया, ये 3 पेयर हो गया, ये 4, अरे यही तो 4 पेयर हुआ। निगाहें तिरछी करके देखिएगा ना तो आपको ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, है कि नहीं। तो टोटल कितना पेयर हो गया बताइए, 6 पेयर। तो क्या है कि अब 3 गो था चाहे 4 गो था तो गिनना आसान था, लेकिन अगर नंबर ऑफ मासेस बढ़ा दीजिए, मान लो 10 गो मास हम कर दिए, तब गिनना आपके लिए आसान काम, तब पेयरिंग करते रह जाओगे। समझ रहे हो। तो उसका एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, याद कर लो तुम। नंबर ऑफ क्या, पेयर्स, नंबर ऑफ n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। जो मैथ्स वाले लोग हैं उनको पता है ये NC2 लिखा हुआ है, अब लो। लेकिन बाकी लोग टेंशन मत लीजिए, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2, जिसमें n हो गया नंबर ऑफ मासेस। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में बताइए नंबर ऑफ मास कितना था, तो लिखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब कितना हो गया, अरे 3 ही ना हो गया, इसीलिए 3 पेयर आया था। अब की बार बताइए नंबर ऑफ मासेस कितने हैं, 4 ना है, 1 2 3 4 ना है। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे 6 नहीं आएगा। और तुमने भी तो यही गिन के बताया था कि सर इसमें 6 पेयर्स हैं। कोई बात नहीं है, हम 6 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी को लिख के जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर। सबसे पहले बताइए इस वाले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बता रहा हूं ना, इसकी बताइए, इसकी बताइए कितनी होगी, माइनस G, अरे M1 M2 तो सेम ही ना है, तो M का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना, कौन बताएगा इसका कितना होगा, ओ माय गॉड सेम होगा क्या। अच्छा तब तो तुम बोलोगे कि इसका भी सेम ही होगा और इसका भी सेम ही होगा। काहे के लिए एक ही चीज 4 बार लिखे, इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं हो जाएगा। एक चीज को 4 बार लिखने से फायदा नहीं है, ऐसे करिए। लेकिन अभी भी 2 गो बचा हुआ है कि नहीं, ये बताइए कौन बचा हुआ है, ये वाला। अब इसका कितना हो जाएगा, तो माइनस G M1 M2 का मतलब तो M स्क्वायर ही होगा, और डिवाइडेड बाई ये वाला सेपरेशन तो बाबू √2r ना होगा, बस हो गया √2r। और बताओगे कि इसका कितना होगा, इसका भी सेम ही होगा, का मतलब हुआ इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो मिला जुला के क्या हमने टोटल 6 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख दी, 4 पेयर का ये रहा, 2 पेयर का ये रहा। अब इसमें से आप कुछ कॉमन वॉमन लेना चाहे ले सकते हैं, अपना सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं,
अरे मेन काम तो खत्म हो गया ना। चलो ठीक है, इसी को लिखने का एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक मास को पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, चलिए तो इसको पकड़ लिया जाए। अरे बोलिए ना। अब हम सिर्फ उन पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे जिन पेयर्स में ये होगा। बताओ ये कितने पेयर्स में है? नहीं, ऐसे में तो टोटल 6 पेयर है, लेकिन ये कितने पेयर में है? 3 पेयर में ना है बाबू। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर, बस इसी 3 का लिखो तुम। अब बताओ, यू जब लिखोगे तो सबसे पहले इस पेयर का बताओ कितना होगा। माइनस जी m1 m2 का मतलब तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अच्छा, थोड़ा इस पेयर का बता देना बाबू, बोलो। माइनस जी m1 m2 का मतलब फिर से m स्क्वायर ना, और डिवाइडेड बाई √2r। अच्छा, इस पेयर का कितना होगा, कितना होगा? सेम वही जो पहले वाले पेयर का था, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिला जुला के देखिए मैंने तीनों पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है कि नहीं। अब क्या है, इस फाइनल आंसर को हम टोटल नंबर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मास कितना है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मास 50 होता तो हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। और फिर डिवाइड करेंगे इसको 2 से। किससे डिवाइड करना है तुम बताओ, यहां से तुमको क्या मिलेगा? और इस 2 को जब अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और गुना 4 ना हो जाएगा ये, और 2 अंदर जाके इसे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2r, और इंटू कितना? एक बार फिर से हमने 6 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है। 4 पेयर का ये और 2 पेयर का। यकीन ना हो तो आप देख लीजिए, ये एग्जैक्टली यही वाला चीज जो है यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये दूसरा वाला ट्रिक जो है ये तब काम आएगा जब मासेस बिल्कुल आइडेंटिकल हो। क्या हो? m, ये ना कि m1 हो वो m2 हो, नहीं काम आएगा फिर। और दूसरा, मासेस को हमने किसी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पे रखा हो। रेगुलर पॉलीगन का मतलब हुआ कि वो ट्रायंगल हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, लेकिन सबका साइड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये ना कि कुछ R1 हो या R2 या R3 हो, तब ये काम नहीं आएगा। बोलो, तो साइड लेंथ भी सेम और मास भी सेम, तब ये ट्रिक काम आएगा। अब आप बोलिएगा सर का इतना तामझाम बता रहे, उससे बढ़िया तो यही था, यही बढ़िया था, इसमें तो ज्यादा तामझाम हो गया। लेकिन नहीं, ये मेथड तब बढ़िया है जब 3 गो 4 गो मास है। लेकिन अगर मास ज्यादा कर दिया जाए, 7 गो 8 गो मास दे दिया जाए, 6 गो 7 गो दे दिया जाए, उस केस में ना बाबू ये वाला मेथड थोड़ा उतना बढ़िया नहीं रहेगा, ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया रहेगा। सही है? अगर यकीन ना हो, आइए हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। बताइए इसमें टोटल मास कितना है? 6 गो है, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? आराम से आराम से आराम से। अरे नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या? ये तुमने लिखा है कहीं? ये लिख लेना कि नंबर ऑफ पेयर्स, ये आगे चल के भी बहुत जगह यूज होता है। कितना? 15 का। 15 का पेयर थोड़ा इसमें ढूंढोगे तब ठीक है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो हो गया। फिर अब इसका 7 गो करोगे, 8 गो करोगे, 9 गो करोगे, फिर इसका अब इसके साथ करोगे। अगर ऐसी संभावना हो सकती है कि गलती से कोई पेयर छूट जाए, चाहे कोई पेयर 2 बार रिपीट भी हो जाए, ये भी हो सकता है। तो 15 गो, 20 गो, 25 गो पेयर आने लगेगा, तो कहां से हम एक गो पकड़ पकड़ के उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे? आप समझ रहे हैं? तब काम आएगा दूसरा मेथड। हम किसी एक को पकड़ेंगे, बस क्या करेंगे बोलो? एक को पकड़ेंगे और देखेंगे वो कौन कौन से पेयर में है। तो बाबू एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, चौथा ये हो गया, और 5वां छूटने की कोई संभावना नहीं है। जा ये 5 पेयर्स में ही ना प्रेजेंट होगा। अरे कोई पेयर छूट रहा है क्या जिसमें ये हो? नहीं, यही 5 है। बस इन्हीं 5 का भी हमारा लिखना मकसद रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको रेगुलर हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी बता दूं, और ये भी आप बिल्कुल कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा उतना रेगुलर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप मान लीजिएगा, ठीक है? बोलिए ना। चलिए, कौन बताएगा ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी। कौन बताएगा ये कितना होता है? तो ये भी तो 60 ही ना होता है।
कहने का मतलब है कि तीनों मिलके 180 होना चाहिए। अब ये 60 है और तब ये मिलके 120 होना चाहिए। और चूंकि ये वाला साइड लेंथ और ये वाला साइड लेंथ बराबर है तो सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, तो मिला जुला के ये भी 60 ये भी 60, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। का मतलब अगर ये ए तो ये भी, अब बाबू मेरे फिर ये भी क्या होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, ये सब ए होगा। ये जितने सारे आपको लाइन के सेगमेंट्स दिख रहे हैं वो सब के सब ए लेंथ के हैं। ये जितना सारा आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये सब का सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। कॉन्सेप्ट सुनो क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, तो 2a नहीं होगा। याद रखिएगा यहां से यहां का डिस्टेंस होता है √3, ये चीज याद रखिएगा। क्या याद रखना है, ये याद थोड़े रखना है रे, ये तो ये दिया रहेगा। और ये जो सबसे दूर वाला डायगोनल होगा ना, बोलो, वो 2a हो जाएगा। ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। याद ये रखना है कि जो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स होती हैं, माने इसके बीच में, चाहे इसके बीच में, चाहे इसके बीच में, चाहे इसके बीच में, इनके बीच का डिस्टेंस होता है √3 है। ये चीज आपको याद रखना है। एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चीज याद होना चाहिए। सही है। अच्छा रही बात, सर इसको प्रूफ करिए ना, तो प्रूफ आसानी से कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल कह दें, अरे बोलो, तो ये तो 30 डिग्री ही ना होगा। अरे पूरा 60 था तो आधा है तो 30 होगा। अब तुम बताओ ये कितना होगा, तो a cos 30 डिग्री, जा a cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये हो गया √3a/2, तो ये भी हो जाएगा √3a/2, और दोनों को जोड़ दोगे तो √3a आ जाएगा। सही है। तो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको कहीं लिखिए, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स के बीच का सेपरेशन √3a होता है। ठंडा लग रहा है क्या आपको? क्लास में उतना ठंडा नहीं ना लग रहा है, बाहर में लगता है ठंडा ना। पर्दा हो गया क्या? अरे हो गया यार, चलो मिटा नहीं रहा हूं, अपना लिखते रहना। अब चलो देखो और बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मैंने क्या कहा, इसको पकड़िए, बोलिए ना, और इसके साथ इसके पेयरिंग कर करके पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। सबसे पहले बताइए, अच्छा लेंथ थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ये कितना है, r है, ये कितना होगा, अरे ये कितना होगा, तो ये √3 यार, ये बाबू कितना होगा, और फिर ये कितना होगा, और फिर ये तो r ही ना है। इसका बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -g m1 m2 का मतलब m² और डिवाइडेड बाई r। बताओ इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -g m1 m2 तो m² ही रहेगा ना। एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो क्या था, -g m1 m2 का मतलब तो m² ही होगा और डिवाइडेड बाई √3 यार। चलो बताओ इस पेयर का, बताओ इस पेयर का, हाँ तो -g m² डिवाइडेड बाई 2r। अच्छा बाबू इस पेयर का तो वही होगा ना जो इस पेयर का था, तो क्या इसी में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस पेयर का भी वही होगा ना जो इस पेयर का था, तो इसी में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद मैंने तुमसे क्या कहा बताओ, मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ मासेस से मल्टीप्लाई करिए। तो टोटल नंबर ऑफ मास यहाँ कितना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। हम लोग क्या पाएंगे यहाँ पे, 3, और इस 3 को थोड़ा अंदर भेजा जाए, तो जब ये 3 अंदर जाएगा तो बाबू ये हो जाएगा gm² डिवाइडेड बाई r गुना 6 -g m² डिवाइडेड बाई √3r गुना कितना 6, और -g m² डिवाइडेड बाई 2r गुना कितना 3 ना।
3 अंदर जाके इसको 6 और इसको तो 3 बनाएगा। आप काउंट करके देखिए, हमने टोटल 15 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली है। 6 पेयर का ये रहा, 6 पेयर का ये रहा, 6 6 12, अब बाकी 3 पेयर, ये 15 पेयर नहीं हो गया। हमको ढूंढना भी नहीं पड़ा कि वो 15 पेयर कहाँ है। तो ये जो सेकंड मेथड था ये तब यूजफुल होगा जब ज्यादा 6 की जगह 8 भी देने को मैं दे सकता हूं ना, तो उस केस में ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, स्केप स्पीड सुनिएगा। स्केप स्पीड का मतलब होता है कि हम जैसे धरती से किसी चीज को ऊपर फेंकें, तो अब अगर ये छत नहीं होता, इस पेन को मैं ऊपर फेंकता तो क्या होता? ऊपर जाता, स्पीड कम होती, एक जगह 0 हो जाती, फिर ये लौट के वापस आ जाता है। बोलो ना। और जोर से फेंके तो क्या होता है? और ऊपर जाता, लेकिन फिर वापस ही आता। और जोर से फेंके तो क्या होता है? और ऊपर जाता। सवाल यह है कि कितनी जोर से फेंक दे कि ये कभी आए ही नहीं, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, अर्थ इसको खींच ही नहीं पाए, तो उसी मिनिमम स्पीड को बोला जाएगा स्केप स्पीड। स्केप का लिटरल मीनिंग होता है बच के निकल जाना। अरे बच के क्या, अगर कोई बच के निकल गया तो बोला जाता है वो स्केप कर गया है। जेल वेल से जो लोग भागते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? हाँ, जेल से स्केप कर गया वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ये है धरती। कौन है? धरती है। चलिए, धरती का मास कितना है? एम ई है। और धरती का रेडियस कितना है? आर ई है। अब हमको यहां से एक स्मॉल एम मास को इस स्पीड से फेंकना है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। आप बताइए, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है? अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब वो इलाका ना जिस इलाके में मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके। तो अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कैपिटल एम मास है, बोलो बाबू, अरे बोलो ना, तो बताओ किस डिस्टेंस पर वो किसी स्मॉल एम मास पर 0 फोर्स लगाएगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर। फोर्स को हमको क्या करना है? 0 ना करना है। अरे बोलिए ना। तो आप बताइए कि फोर्स को अगर 0 करना है तो यहाँ r की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा? इनफाइनाइट, क्योंकि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट होता है 0। ये आपको पता होना चाहिए कि समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। किसी चीज को इनफाइनाइट हिस्से में बांट दो तो लगभग कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। इतना छोटा हो जाएगा लगभग वो आपको 0 दिखेगा। तो एक बात बताओ, कोई भी एम मास किसी दूसरे मास पर किस डिस्टेंस पे कोई फोर्स नहीं लगाता है? अरे किस डिस्टेंस पर कोई फोर्स नहीं लगाता? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई फोर्स नहीं लगाता। इसका मतलब हुआ कि अर्थ का ग्रेविटेशन या किसी भी मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक होता है? इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये लौट के वापस ना आए तो आपको इसको कहां पहुंचा देना पड़ेगा? इनफाइनाइट पे। तो मान लीजिए कि चलते 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 कहां पहुंच गया? चांद। इनफाइनाइट है रे पागल आदमी। चांद का डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। उससे ज्यादा तो सूरज का है, 15 करोड़ किलोमीटर। क्या हुआ? इनफाइनाइट पे आप इसको पहुंचा दीजिए, अब ये लौट के वापस नहीं आएगा। और कॉन्सेप्ट ये है कि कम से कम किस स्पीड से फेंका जाए कि ये लौट के ना आए। तो बाबू, अगर बहुत कम स्पीड से फेंकोगे तब यहीं पर कहीं स्पीड 0 हो जाएगी, लौट आएगा। यहां 0 हो जाएगी तो फिर लौट आएगा। यहां 0 हो जाएगी फिर लौट आएगा। कहां 0 कराइएगा तो नहीं लौटेगा? यहां। कम होते होते स्पीड अगर कहां 0 हो जाए, यहां पे 0 हो जाए, बोलो, तो ये फिर लौट के नहीं आएगा। चलिए, तो यहां पर हम इसकी स्पीड को कितनी करा देते हैं? अरे बोलिए ना, क्योंकि इतना तो कंफर्म है ना कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच भी तो रहा है। तो वेलोसिटी है ऊपर, फोर्स है नीचे, स्पीड लगातार कम होगी। ठीक है, अब क्या है कि हम ये बात जानते हैं, बड़ी पिटाई करे तुम लोग, समझा? साफ देह में डर नाम की चीज नहीं है। तुम लोग समझ गए ना कि सर अच्छे आदमी हैं।
सर भी देख रहे हैं कि ठंडा है। चलो देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि इस स्पीड से फेंके कि हम इसको कहां पहुंचा सके, इनफाइनाइट पे। तो ये मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, और इसी को हम लोग एस्केप स्पीड बोलेंगे। यहाँ ई स्टैंड्स पर क्या है, एस्केप के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि एक बार जब हमने इसको फेंक दिया तो बताइए इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग लिखेंगे हियर, हियर ओनली कौन सा फोर्स इज वर्किंग, ग्रेविटेशनल, अरे बोलिए ना, फोर्स इज, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग विच इज कैसा इन नेचर, विच इज कंजर्वेटिव इन क्या, नेचर, विच इज कंजर्वेटिव इन। और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स वर्क करे तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, याद है ना आपको। तो हम लोग लिखेंगे सो बाय कंजर्वेशन ऑफ क्या, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल सिचुएशन यही ना है बाबू, अरे यही ना है इनिशियल सिचुएशन, और ये हो गया कौन सा सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन। इनिशियल सिचुएशन में यहाँ है, फाइनल में ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो सिस्टम में धरती है और ये मास है, धरती की काइनेटिक एनर्जी कितनी। तो हम लोग ये सारा ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर रहे हैं, अर्थ पर खड़े होकर। बोलिए ना, हमारे लैब का जो फ्रेम है, मतलब अगर कुछ ना दिया रहे तो हमारा जो रेफरेंस होता है वो कौन सा रेफरेंस होता है, ग्राउंड का रेफरेंस होता है। तो धरती हमारे रेस्पेक्ट में कैसी है, सही में आप देख के बताइए, धरती आपको कैसा दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। तो धरती का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0, लेकिन इसकी तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, और कितनी होगी, हाफ m और v का स्क्वायर। अरे बोलो, चलो ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो चूंकि ये मास धरती के बाहर ना है तो हम इसके पूरे मास को उठाए कहाँ डाल देंगे, सेंटर पे। तो हम मान लेंगे सारा का सारा me जो है वो कहाँ पड़ा है, यहाँ सेंटर में पड़ा है। अरे बोलो, अब एक मास यहाँ एक मास यहाँ, बीच का सेपरेशन आ रही, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी m1 m2 अपन r, m1 की जगह पे me, m2 की जगह पे m, और डिवाइडेड बाई r की जगह पे re, क्योंकि me सेंटर पे ना आ गया तो इसका और इसके बीच का सेपरेशन आ रही है, इज इक्वल्स टू। अब फाइनल सिचुएशन में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी। तो फाइनल सिचुएशन में ये यहाँ ना पहुँच चुका है, और यहाँ पहुँचा के हमने इसकी स्पीड कितनी कर दी है, क्योंकि हमको मिनिमम उस स्पीड से फेंकना है कि जस्ट ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो जस्ट यहाँ तक पहुँच जाए का मतलब हुआ यहाँ जाके स्पीड 0 भी हो जाएगा ना, तो ये लौट के नहीं आने वाला है, वो इनफाइनाइट पे जा चुका है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, और धरती का काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, मिला जुला के सब काइनेटिक एनर्जी कितना, 0। अब रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस जी m1 की जगह me, m और डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। अरे भाई सेपरेशन इनफाइनाइट है, और समथिंग अपन इनफाइनाइट कितना होता है, तो इतना तामझाम करने की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि हमने ये शुरू से ही मान के रखा है कि जब दो मासेस के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वैसे भी 0 आ गया, सही है। तो मिला जुला के इधर तो पूरा सिर्फ कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो ये माइनस वाले को उधर भेजा जाए तो इधर में क्या मिलेगा आपको, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस वाला उधर जाके बनेगा जी me m अपॉन कितना रे बाबू। अब कमाल की बात है कि m से m कट गया, अब इस 2 को उधर लेके जाओ ऊपर, और स्क्वायर को ले जाके उधर रूट बना दो, तो तुमको तुम्हारा v मिलेगा अंडर रूट 2g me डिवाइडेड बाई re। अरे बोलिए, अब g की वैल्यू हमको पता है, बताइए कितनी होती है, 6-7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कितना, kg स्क्वायर। re की वैल्यू देखिए हमको पता है कितना होता है, 6 इंटू 10 अरे यार 6.4 ना, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और me की वैल्यू भी हमको पता है 6 इंटू 10⁻24 kg।
अगर हम इन सारी वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व करें, ऑब्वियसली हम यहाँ नहीं करेंगे, वो घर पे जाके आप कैलकुलेटर का यूज करके करिएगा, सॉल्व करें तो हमको एक फाइनाइट नंबर ही ना मिलेगा, वो फाइनाइट नंबर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप किसी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दीजिए ऊपर, वो चीज लौट के नहीं आएगा, लेकिन थियरिटिकली। क्यों थियरिटिकली? क्योंकि इस डेरिवेशन के दौरान हमने एटमॉस्फेयर को नेग्लिजिबल माना, नहीं माना है, जबकि एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी चीज को जब ऊपर फेंका जाता है, चाहे कोई चीज ऊपर से नीचे आ रहा होता है, एटमॉस्फेयर का बहुत अच्छा रोल आता है। अगर एटमॉस्फेयर ना रहे ना, तो डेली बेसिस पर जितने एस्टेरॉइड्स धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करते हैं, अरे बोलो ना, हाँ, मतलब हमको लग रहा है कि कई हजारों के संख्या में वो एंटर करते हैं, ठीक है? तो आपको हमेशा दिखेगा, अब अभी क्लास कर रहे हैं, भद भद उधर कहीं उधर गिरेगा, कहीं उधर, कभी इसी के ऊपर आके गिर जाएगा, आप समझ रहे? तो जीवन पॉसिबल नहीं था। होता क्या है, जैसे ही एस्टेरॉइड धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, बहुत भयंकर रेजिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से वो गर्म होने लगता है, गर्म होके वो जल जाता है, और जल के वो राख हो जाता है, वो रास्ते में रह जाता है कि नहीं? चलिए, तो ये डेरिवेशन हुआ है एटमॉस्फेयर को नेग्लिजिबल मानते हुए। तो अगर एटमॉस्फेयर रहेगा तो ये डेटा थोड़ा और ज्यादा आएगा, ये कुछ 50 किलोमीटर पर सेकंड आ सकता है, समझ रहे हैं? तो ये चीज है, ठीक है? देखिए आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, दिया है। थैंक यू कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो अब ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम लग जाएगा, ठीक।